वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी में अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर मार्केट करेक्शन के लिए आप जैसे वेट कर रहे हो वैसे इस स्टॉक में भी आपको वेट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम भी अगली वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप किसी भी शेयर के एनालिसिस का वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या काम करती है। तो ये नाम में ही आपको बता रहा है कि ये कंपनी इंश्योरेंस बेचने का काम करती है। लेकिन क्या ये लाइफ इंश्योरेंस ही बेचती है? जी हाँ, ये लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो लाइफ टर्म से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होते हैं उसको ये बेचती है, जिसके अंदर एक आ जाता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, वुमेन्स प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान और रिटायरमेंट प्लानिंग। मतलब जिन लोगों को रिटायर होना होता है तो उनको बाद में पेंशन चाहिए होता है जब वो रिटायर हो जाते हैं अपना खर्चा निकालने के लिए, तो वो वाले प्लान्स। चाइल्ड एजुकेशन प्लान, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में बाहर जाना है तो आप अभी इंश्योरेंस करवा सकते हो, बाद में वो पैसे को आप बाहर जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर ULIP, ये इस तरीके मतलब वेरियस लाइफ इंश्योरेंस, ये मतलब हर तरीके के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ये तो हमको पता है कि HDFC हर सेक्टर में बढ़िया परफॉर्म करता हुआ आया है और उसने अपने शेयर होल्डर्स को हर सेक्टर में अच्छे रिटर्न दिए। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में ये रिटर्न दे पाएगा या नहीं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट वर्थ है या नहीं, हम इसको पूरा वीडियो में आज जानेंगे। तो इसलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। तो देखिए भाई साहब, ये कंपनी की मार्केट कैप लगभग 1,33,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। तो ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है और HDFC के लगभग सारे ही स्टॉक लार्ज कैप में ही आते हैं। तो ये तो पता पड़ी है कि कंपनी खासी बड़ी है और वैल्यूएशन भी खासा ज़्यादा है। अब अगर मैं इसके PE रेशियो की बात करूं तो ये लगभग 100 का निकल कर आता है, जबकि इंडस्ट्री का PE मोटा मोटा 75 ही चल रहा है। लेकिन आप देखिए, ये महंगा जरूर है, इंडस्ट्री के PE के मुकाबले ये आपको महंगा जरूर मिल रहा है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये शेयर आपको महंगे रेटों पर ही खरीदने पड़ेंगे। अब क्यों महंगे रेटों पे खरीदने पड़ेंगे, इसके ऊपर एक रीजन है। अब आप देखिए, अगर आपके पास महीने का अगर आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, उसके उसके अंदर आपका मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 20-25 हज़ार रुपये आप इंश्योरेंस सेक्टर में पे करते होंगे। अगर आप इंश्योरेंस के लिए आप पे नहीं करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इंश्योरेंस के लिए इतने पैसे पे नहीं करते, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में सबको देखा है कि सब लोग मिनिमम 20,000 to 25,000 रुपीज इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पे करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो तो इंश्योरेंस से वो उनकी सेफ्टी बनी रहे। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि भले कोई भी सेक्टर, कोई भी मार्केट कितना भी टूट जाए, लेकिन इंश्योरेंस का धंधा कभी भी बंद नहीं होगा और ये कंपनियां हमेशा चलती रहेंगी और ऐसे शेयर आपको महंगे रेटों पर ही खरीदने पड़ेंगे और ये शेयर महंगे रेटों पे ही बिकेंगे और मिलेंगे भी महंगे रेटों पे ही हमेशा, ऐसा मेरे को लगता है। देखिए, अगर गिरावट होती भी है, अगर आप इसका इंडस्ट्री का PE भी देखोगे तो वो भी 75 है, तो वो भी क्या संकेत दे रहा है कि इसके जो कंपटीटर्स हैं उसके शेयर भी खासे महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि और HDFC ग्रुप तो हर सेक्टर में हमेशा टॉप क्लास परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। अगर आप इसका फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला देखोगे तो उसमें भी कंपनी टॉप परफॉर्मेंस है। HDFC बैंक की अगर आप बात करोगे तो वो भी एक टॉप परफॉर्मर है। अगर आप बैंक सेक्टर्स के अंदर अगर आप बात करो तो आप देखिए, कंपनी हर समय टाइम टू टाइम एक बढ़िया, मतलब HDFC ग्रुप ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। एक और इसका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इसकी, वो भी हमेशा कंटिन्यूसली एक बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और उसने भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छे रिटर्न दिए। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि HDFC हो या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, इस शेयरों को आपको महंगे रेटों पर ही खरीदना पड़ेगा और बेचने के लिए भी आपको महंगे रेटों पर ही बेचना पड़ेगा। और इसकी और दूसरी बात देखिए, आप कंपनी की बुक वैल्यू निकल कर आती है 33, सॉरी
कंपनी की बुक वैल्यू अभी निकल कर आती है 33, और अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो निकल कर आता है 19.62, मतलब मोटा मोटा 20 टाइम्स इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये शेयर हमेशा महंगे रेटों पे ही मिलेंगे, लेना भी महंगे रेटों पे ही पड़ेगा, बेचना भी महंगे रेटों पर ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीधा फैक्टर है कि ये धंधा कभी भी बंद नहीं होगा। भले ही आप 2025 पे पहुंच जाओ, 2080 पहुंच जाओ, या फिर 2100 पे भी पहुंच जाओ, ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, ऐसा मेरे को लगता है। अब देखिए इसका डिलीवरेबल भी अगर आप देखोगे तो लगभग 32% की डिलीवरी आपको इसमें देखने को मिली है। और मैं अगर फ्राइडे की बात करूँ तो डिलीवरेबल भी खासे अच्छे हैं, लेकिन इसमें यह संकेत भी मिल रहा है कि स्टॉक में इंट्राडे मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है और इंट्राडे ज़्यादा किया जा रहा है एचडीएफसी लाइफ के अंदर। वो तो खैर हर एचडीएफसी ग्रुप के अंदर, मतलब के ग्रुप के शेयर के अंदर इंट्राडे मूवमेंट ज़्यादा होता ही है, और इंट्राडे भी बहुत करते हैं, क्योंकि एचडीएफसी कंपनी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको एचडीएफसी के बारे में नहीं पता है। अब देखिए कंपनी की मैं टॉप लाइन की बॉटम लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखिए टॉप लाइन होती है अपनी, जो कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप लाइन, और जो कंपनी की बॉटम लाइन होती है उसको बोलते हैं हम कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है एट दी एंड, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो देखिए 2017, 18, 19 में कंपनी के रेवेन्यू हर साल बढ़े, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात कंपनी के अंदर नजर नहीं आई है। आप देखिए पहले ये जो सारे हैं वो देखिए, आप चार्ट देखिए, पहले ये जो है ना 30, इसके आगे 1000 करोड़ और लगा दीजिए, क्योंकि नीचे देखिए ऑल वैल्यूज इन 1000 करोड़। तो 2017 में कितना हुआ, छोड़िए इसका मैं एक्चुअल फिगर से आपको मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन आप चार्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2020 में कंपनी के रेवेन्यू बहुत कम हुए, बहुत कम तो बोले तो बहुत ज़्यादा ही कम हुए। तो ये एक दिक्कत वाली बात मेरे को नज़र आ रही है। और अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो, लेकिन एट दी एंड अगर आप 2019 से कंपेयर करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा आया है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एट दी एंड हमको जो मैटर करता है वो मैटर करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के रेवेन्यूज में क्या चल रहा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जिससे लेना देना होता है वो होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसकी मैं इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसकी मैं बात करता हूँ। देखिए प्रमोटर होल्डिंग, जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं उनके पास मोटा मोटा 60% का होल्डिंग उनके पास पड़ा हुआ है। और अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो 5% की होल्डिंग उनके पास भी पड़ी हुई है। और अगर मैं डीआईआई की बात करूं तो डीआईआई के पास भी लगभग 7% की होल्डिंग पड़ी हुई है। एफआईआई जो कि मेन इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से पहले उनका इतना होल्डिंग नहीं था, अभी इस महीने एफआईआई ने लगभग 55,000 करोड़ इंडियन मार्केट के अंदर पंप्ड किए मतलब डाले हैं। तो मेरे ख्याल से 4-5% तो यहीं पर मुझे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो 23% की एफआईआई होल्डिंग है, तो आप सोच सकते हो कि एफआईआई ने इतना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब अगर मैं कंपनी के अदर पार्टी मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके पास लगभग 8.5 या 9% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो आप देखिए लगभग 90% की होल्डिंग इसकी बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है, सिर्फ 9% की होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि बड़े लोगों को तक ये पता है कि ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, ये शेयर कभी भी उनको नेगेटिव रिटर्न नहीं देंगे, यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस का जो धंधा है वो हर साल बढ़ता है, घटता कभी भी नहीं है। अब कंपनी की टॉप लाइन में आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूँ। देखिए पिछले साल कंपनी का जो टोटल इनकम, कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 1309, मतलब 1309 2018 में थी, फिर वो बढ़कर हो गई 1666 और इस बार वो हो गई है 1686 करोड़। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम देखने को मिला है, सिर्फ 20 करोड़ की इनकम कंपनी की बढ़ी है। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। मेन बात जो इस कंपनी का जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये शेयर अगर आपको मिल रहा है तो उसका कारण है इंटरेस्ट पेमेंट। आप देखिए कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ 0 है,
ये देखिए तीनों साल में जीरो, कंपनी डेट फ्री है। और ऐसा मैंने आपको पहले भी कह रखा है, अगर जो कंपनी डेट फ्री है तो उसके लिए अगर कोई प्रीमियम प्राइस पे आपको शेयर खरीदने को बोल रहा है तो भी आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि एट दी एंड वो कंपनी डूबेगी नहीं। क्योंकि अगर कंपनी को मुनाफा होगा तो कंपनी उसको री इन्वेस्ट करेगी या तो आपको डिविडेंड देगी, ऐसा करेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट पेमेंट ही उस कंपनी का ज़्यादा होगा तो उसमें कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल जीरो है, और इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये एक और फैक्टर है जो कि आपको बोलता है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर कंपनी के एट दी एंड नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो जितनी इनकम बढ़ी है उतना ही कंपनी का एट दी एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। 20 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि एक कंपनी का जो मार्जिन है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि कितना मार्जिन है। अब देखिए कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी हर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेन बात यह कि इस कंपनी के मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उसके चलते इसका अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा कम है। अब अगर मैं इसके बुक वैल्यू की बात करूं तो कंपनी की बुक वैल्यू भी आपको हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है, और हर साल लगभग 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको बुक वैल्यू में दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर बुक वैल्यू हर साल 20% बढ़ रही है तो हर साल अगर कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्म करती है तो आप भी अपने शेयर को लगभग हर साल 20% का रिटर्न देते हुए मान सकते हो। अब देखिए कंपनी की अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की अगर आप बात करोगे तो इसमें ऑल्दो गिरावट जरूर है, लेकिन आप देखिए भाई साहब 78% का कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, तो इसको मैं रीजनेबली अच्छा भी बोलूँगा और ओके भी बोलूँगा। अब अगर आप इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में भी वही कंडीशन नजर आ रही है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में आपको नजर आ रही है। अब एट दी एंड जो कि आपको और मेरे को दोनों को मैटर करता है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अब इसमें मार्जिन का परसेंटेज तो देखिए, मतलब कंपनी को 100 रुपए के इंश्योरेंस के ऊपर 77% का रिटर्न मिल रहा है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये शेयर आपको हमेशा महंगे रेटों पर ही लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए भाई साहब 100 रुपये का अगर आप देखिए अगर आप कंपनी को 100 रुपये का इंश्योरेंस हो रहा है तो 77 रुपीज़ कंपनी की जेब में आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज का मतलब ही ये होता है। तो देखिए कंपनी के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर 100 रुपये के इंश्योरेंस के ऊपर 77 रुपीज़ जेब में आएंगे तो जब कंपनी का धंधा एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा तब आप देखिएगा कंपनी का मुनाफा कितना एक्सट्रीम लेवल तक हो जाएगा। अब ये देखिए कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्दो भी नहीं बढ़ी है, क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना के चलते थोड़ी सी दिक्कतें बनी हुई है, थोड़े हर सेक्टर में दिक्कतें बनी हुई हैं, तो इसके चलते थोड़ा सा इसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज कम जरूर हुआ है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो ये तो मोटा मोटा कॉन्स्टेंट ही है, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कतें वाली बात नज़र नहीं आ रही है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी कंपनी के खासे अच्छे हैं। देखिए 2018 में एक था, अभी 0.98 हो गया, तो मतलब एक तरीके से इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। तो देखिए कंपनी के रिटर्न रेशियो मार्जिन रेशियो सभी अच्छे इंडिकेशन दिखा रहे हैं, सब पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब ये देखिए कंपनी का करंट रेशियो इतना अट्रैक्टिव है और हर साल कंपनी का करंट रेशियो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक और संकेत मिल गया कि कंपनी को आने वाले 3-4 सालों में कहीं से भी पैसा उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद एक ऐसी पोजीशन पे खड़ी है जहाँ पर उसको अपनी लाइबिलिटीज पे करने में कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। और कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो भी आपको ये बता रहा है कि कंपनी को अभी शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है, और कंपनी को अपनी करंट लाइबिलिटीज और क्विक लाइबिलिटीज को पे करने में कोई भी दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये भी एक और इंडिकेशन है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी खासी अच्छी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसे इनका इंश्योरेंस का धंधा है, तो यहाँ पर आपको कभी भी दिक्कतें नज़र वैसे भी नहीं आएगी। अब अगर मैं कंपनी के लेवरेज रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो देखिए कंपनी का लेवरेज रेशियो में सबसे पहले निकल कर आता है डेट टू इक्विटी।
भाई साहब डेट तो ये है ही नहीं कंपनी का। इसीलिए देखिए मेन तो सबसे पहला फैक्टर है इसका इंश्योरेंस का धंधा। इंश्योरेंस का धंधा तो बात ये हो गई कि ये शेयर आपको प्रीमियम प्राइसेस पे ही खरीदने पड़ेंगे। दूसरा फैक्टर हो गया डेट। कंपनी का डेट है ही नहीं, कंपनी की बिल्कुल उधारी नहीं है, सारा पैसा कंपनी के ओनर्स का लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि इसमें आपके लिए और बढ़िया बात होगी। तो अगर ये दो फैक्टर्स अगर हर कंपनी के अंदर नजर आ जाते हैं तो सीधी सी बात है कि इस शेयर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है और इसमें आपको वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा नजर आएगी और ये शेयर आपको प्रीमियम प्राइस पे ही मिलेंगे। ये शेयर आपको कभी भी सस्ते प्राइस पे नहीं मिल सकते। और अगर कंपनी डेट फ्री है तो हमको कवरेज रेशियो देखने की तो ज़रूरत है ही नहीं है। कल से मैं मेरी टीम को बोल दूंगा कि अगर जिनका कवरेज डेट टू इक्विटी 0 है तो वो कवरेज रेशियो दे ही नहीं, क्योंकि इससे क्या है मतलब थोड़ा मैं आपके लिए भी थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि जो कंपनी डेट फ्री होती है उसका आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसका डेट तो है ही नहीं, तो पूरा जो भी मुनाफा है वो पूरा कंपनी के ओनर्स की जेब में ही जाएगा। अब ये देखिए कंपनी का सेल्स परसेंटेज भी 15% से ऊपर है, ऑल्दो पिछले साल के मुकाबले गिरा है, लेकिन आप सभी को पता है कोरोना के चलते ये दिक्कतें आई है, नजर आई है कि इसीलिए कंपनी के सेल्स परसेंटेज में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो इसमें भी आप सभी को पता है कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो थोड़ी कम हुई है, प्रॉफिट ऑल्दो कम नहीं हुआ है, तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट जरूर नजर आई है। अब ये देखिए कितने इंश्योरेंस इन्होंने करवा रखे, मतलब कितने लोगों के। देखिए 130 करोड़ की आबादी वाले शेयर में इन्होंने 6.1 करोड़ मतलब 6 करोड़ लोगों ने HDFC लाइफ में इंश्योरेंस करवा रखा है। और टोटल प्रीमियम जो कि इनको मिला है तो वो भी लगभग 32,760 करोड़ का प्रीमियम इनको मिला है। और इन्होंने टोटल न्यू बिजनेस सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो मतलब जो नए बिजनेस होते हैं उनका सम का एश्योर्ड का तो वो भी लगभग 9,11,067 करोड़ का इनका सम एश्योर्ड भी है। और इंडियन एम्बेडेड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये भी 20,650 करोड़ है। और इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो भी मोटा मोटा 1,27,226 इनके एसेट्स है मैनेजमेंट के अंदर। तो ये कंडीशन दिखा रही है कि बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे स्टैंड करता है और ये बता रहा है कि आपको उनके शेयर खरीदने के लिए प्रीमियम प्राइस देना पड़ेगा। अब इसके मैं न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करूं जो कि इन्होंने FY 2020 का है वो है लगभग 17,240 करोड़ के लगभग का। और मार्जिन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो भी लगभग 26% का है, टू बी एग्जैक्ट 25.9% का। अब ये देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का देखिए 750 रुपये का ये शेयर अभी चल रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 688 का है। तो मतलब ये लगभग 5% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। तो मेरे ख्याल से ये शेयर एक बहुत बढ़िया शेयर है। आपको इसको हर गिरावट पे इस शेयर को अगर आपके पास कैपेसिटी है इस शेयर को हर गिरावट पे बाय करने की तो मेरे ख्याल से ये शेयर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। क्योंकि भाई साहब मेरी बात मानिए, इंश्योरेंस का सेक्टर, इंश्योरेंस का धंधा कभी बंद हो सकता है? आप ये बताइए। अगर आप बोलते हैं कि हाँ हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में विद वैलिड रीजन बताइए कैसे बंद हो सकता है। और अगर ये बंद नहीं हो सकता तो उसका भी आप रीजन बताइए, मैं रीजन बताता हूँ। देखिए कैसे बंद होगा, क्योंकि सब लोग अपनी सेफ्टी चाहते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में उनको किसी अनसर्टिनिटी से गुजरना पड़े। आप खुद बताइए, अगर आप खुद भले आप चीज के शेयर होल्डर नहीं है लेकिन एज अ पर्सन आपने कितने इंश्योरेंस करवा रखे होंगे अपनी लाइफ में। तो इसीलिए ये लाइफ इंश्योरेंस का जो धंधा है वो हर साल चलता रहेगा। तो इसीलिए जो भी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर है उसको आपको हर गिरावट पे बाय करना चाहिए। हर डिप मतलब थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो आपको इन शेयरों को बाय करना चाहिए। अब इसका करेक्ट प्राइस देखिए, अभी तो मार्केट थोड़ा बड़ा हुआ है, तो जब मार्केट गिरेगा तो सीधी सी बात है कि HDFC लाइफ में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा करेक्शन का वेट कीजिए। 600 प्राइस पे अगर आपको ये 600 रुपीज़ के प्राइस पे अगर आपको ये शेयर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो लेकिन आप किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी के वेट मत कीजिए, आप अभी बाय कीजिए, फिर थोड़ा गिरे तो फिर थोड़ा और बाय कीजिए, फिर और थोड़ा गिरे तो थोड़ा और बाय कीजिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक करेक्ट प्राइस को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि आप एट दी लो, एकदम लो पे आप स्टॉक को नहीं खरीद सकते, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो कि अभी स्टॉक खरीद के फिर बाद में वो जितना गिर रहा है फिर आप उसको वापस बाय करते रहिए। तो इसीलिए ये एक बढ़िया रूल कहलाता हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा इसी रूल को फॉलो करता हूँ। अगर मैंने किसी शेयर को लिया है तो वो फिर से गिरता है तो फिर मैं उसको फिर से बाय करता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा एवरेज आ जाता है और मैं एक परफेक्ट प्राइस भी आ जाती है मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको एनालिसिस समझ में आया है। और हाँ, अगर आपको कोई और शेयर का एनालिसिस भी अगर आपको चाहिए, मतलब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और हमने उसका एनालिसिस नहीं कर रखा है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एट द एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ।